और आपको पता ही है कि लाभ में क्या होता है और हानि में कैसा होता है। जब व्यक्ति के पास लाभ ही लाभ आता है, जब सैलरी आती है, जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है, तो व्यक्ति का चेहरा एकदम हरा हो जाता है। और जब महीने के आखिरी में बैंक बैलेंस कम हो जाता है ना, अगली सैलरी का जब इंतजार रहता है या नुकसान हो जाता है, तो फिर चेहरा जो है इस प्रकार का लाल हो जाता है। तो ऊपर वाला सभी का चेहरा हमेशा इसी प्रकार हरा भरा रखे। कभी कभी ऐसा भी जरूरी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों चैप्टर हम एक साथ पढ़ेंगे। पहले प्रॉफिट एंड लॉस को सीखेंगे, बीच में डिस्काउंट को सीखेंगे, फिर दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। तो हम दोनों चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। डिस्काउंट मैं आपको अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, इसी में हम डिस्काउंट और उससे रिलेटेड सारी चीजों को पढ़ेंगे। क्लियर है बात यहां तक? चलिए, तो आपको सबसे पहले इसका बेसिक हम समझ लेते हैं। तीन चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है, उन तीनों चीजों को आप यहां पे समझें। सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए, वो पता है क्या है? वो है कॉस्ट प्राइस। क्या है भाई? कॉस्ट प्राइस, जिसको क्या कहेंगे? जिसको कहेंगे क्रय मूल्य। दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस, जिसको हम कहेंगे विक्रय मूल्य। और तीसरा होता है मार्क्ड प्राइस, जिसको हम कहेंगे अंकित मूल्य। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये तीनों बातें क्लियर भी हो, तीनों का मतलब पता भी हो, लेकिन सुनना तो पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, और ये हो गया आपका मार्क्ड प्राइस। ठीक है, चलो अब आप ये भी ध्यान रखो कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का एक और नाम क्या है? तो इसका एक और नाम है लागत मूल्य, ये भी इसे कहा जाता है ना। और ये ध्यान रखना कि ये हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य लागत मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है? ये हमेशा 100% होता है, 100% होता है, 100% होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। अंकित मूल्य, इसका एक और नाम होता है लेबल प्राइस। कभी कभी इसको लेबल प्राइस भी लिखा जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो लेबल प्राइस या लेबल मूल्य कुछ भी आप कह दें, ये भी होता है। आप इन सबका इसेंस समझना, मतलब आप इन सबके लॉजिक को और इनके वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान देना। मतलब सबका एक ही रहेगा, लेबल प्राइस है, कभी कभी इसको बाजार मूल्य भी कहते हैं। और आप और हम इसी को आम जिंदगी में एमआरपी के नाम से जानते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रिंटेड प्राइस होता है, हम हमेशा देखते हैं कि एमआरपी कितनी है और उससे कम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो बाजार मूल्य, लेबल मूल्य, अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस सब एक ही है। विक्रय मूल्य जनरली एक ही चलता है, इसका कोई और अलग ऐसा कोई नाम नहीं है ना। इतनी बात क्लियर है। अब आप आगे ये ध्यान रखिए, प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ एक चीज आप ये समझना कि यहां पे अगेन परसेंटेज और रेशो दोनों का खेल रहेगा। हर चीज अपने आप में 100% होगी। प्रॉफिट होगा 100 से प्लस, लॉस होगा 100 से माइनस, ये आप ध्यान रखिए। हम जानते हैं कि हर चीज शुरुआत में कितनी परसेंट रहेगी? 100% रहेगी। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस होगा, है ना। अगर प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, तो वो क्या होगा? प्लस होगा। और अगर लॉस होता है, हानि होती है, तो वो क्या होगा? माइनस होगा। क्लियर है बात? अगर प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस। हमने किसी चीज पर 20% का प्रॉफिट कमाया, इट मींस 120। मुझे किसी चीज को 5% लॉस पे बेचना पड़ा, 5% के नुकसान पर बेचना पड़ा, सो 95%। गेटिंग पॉइंट? समझ आ रही है बात आप सभी को? चलो, तो अब समझते हैं इसके थोड़ा और आगे। देखो, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य जो है, ये वो मूल्य है जितने में कोई चीज बनती है ना, जो उसकी एक्चुअल प्राइस है। जैसे आपने अभी देखा होगा, अभी आईफोन का एक नया वर्जन लॉन्च हुआ, और आईफोन बहुत महंगे मोबाइल्स होते हैं, है ना। लगभग 1.5 लाख के आसपास उनकी एक एवरेज कीमत आती है, अगर आप
हाई एंड या उसके जो प्रो मॉडल्स होते हैं उस पे जाते हैं, तो कई लोगों ने ये देखा कि यार इतना महंगा मोबाइल क्यों है, ऐसा उसके अंदर क्या लगा के दे रहे हैं, और एक्चुअल में वो बनता कितने का होगा। तो आप YouTube पर या गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मोबाइल कंपनी 1.5 लाख एमआरपी उसके ऊपर ठोक देती है, वो एक्चुअल में बनता केवल 15-20 हजार का है। मतलब उसकी जो लागत है, मतलब 20,000-25,000 तो बहुत हो गया, इतने का उसका कॉस्ट प्राइस है, इतने की उसकी कॉस्टिंग है ना। ये जो कॉस्ट प्राइस है, आप यहां पे एक और वर्ड ऐड करना कि उसकी कॉस्टिंग यानी उसकी लागत, जो मैंने यहां लिखा है ना, कि उसकी लागत जो है वो 20-25 हजार है, लेकिन बिकता कितने में है, वो 1.5 लाख का है। तो पता चलता है कि भाई कंपनी का यह मानना है कि अगर 1,50,000 का मोबाइल है तो हम आपको मोबाइल तो 20,000 का दे रहे हैं, लेकिन जो कटा हुआ सेवफल है ना, उसकी कीमत 1,30,000 है, यानी ब्रांड वैल्यू। ठीक है, आपसे इतना जो पैसा लिया जा रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ब्रांड, कि आप उस ब्रांड को ले रहे हो, उसकी कीमत ज्यादा है जितने का आप वो डब्बा खरीद रहे हो उससे। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये तो कह रहा हूं मैं एक अलग डायरेक्शन में चले गए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कोई चीज कितने में बन रही है और मिल कितने में रही है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके साथ यही होता है ना। चाहे वो क्लोथ्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आपने कई बार इलेक्ट्रॉनिक, और सबसे ज्यादा अगर तहलका मचा के रखा है एमआरपी के मामले में तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आप देखेंगे कुछ भी छाप देते हैं, टीवी आप कभी लाओगे, कोई मोबाइल ऐसे नॉर्मल भी लाओगे, तो उनपे 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 की एमआरपी, पता चल रहा है आपको आधे में मिल रहा है, यानी इतना ज्यादा मार्जिन जो है वो होता है। ठीक, हाँ। आप कौन सा यूज करते हैं? मैं एप्पल ही यूज करता हूं, क्या करें भाई। पर क्वालिटी तो होती है ना, जो घड़ी पहन के रखी है वो कटे हुए सेवफल की है, जो मोबाइल है वो भी वही है। चलो, और नया वाला लेने का सोच रहे हैं अभी, है ना, अभी मतलब विचार चल रहा है कि 1.5 लाख को आग लगाएं या ना लगाएं, तो अभी विचार चल रहा है। हम्म, करेक्ट। चलिए, अब आप समझना, दूसरे उदाहरण पे आते हैं। सो आप समझिए कि कोई चीज उदाहरण के लिए 100 रुपए की है ना, या चलो 1,000 रुपए की चीज ले लेते हैं। तो हमने सोचा कि भाई कोई चीज कितने की है, कोई प्रोडक्ट है जो कितने का है, 1,000 रुपए का है। तो 1,000 रुपए का है, ये क्या हो गया, उसकी लागत हो गई। कोई भी चीज मेरे हाथ में है, वो कितने का बना, वो 1,000 रुपए का बना। ठीक है, उदाहरण के तौर पे, हालांकि 1,000 की नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि ये जो पानी की बोतल है ये 1,000 की है, कंपनी ने 1,000 की बनाई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब 1,000 का जो प्रोडक्ट है, कंपनी उसको क्या करेगी, उसके ऊपर एमआरपी लगाएगी, है ना। और एमआरपी को वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि भाई 1,000 रुपए की बोतल है, लेकिन उसके ऊपर एमआरपी कितने का ठोक देंगे, उसके ऊपर एमआरपी 1,500 का कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि लोग कम तो करवाएंगे, लोग डिस्काउंट तो लेंगे, है ना। हाँ। चलो ठीक है, पुराना वाला आईफोन तुम रख लेना। ये जो मेरे पास है, ये वही आईफोन 14 है ये। अभी आईफोन 16 आया है, ये आईफोन 14 है। पिछले साल मैंने 1.5 लाख रुपए बचाए, नहीं खरीदा, है ना। ठीक है, 1,500 रुपए आपने क्या करा, उसके ऊपर लगा दिया। अब यहां पे दो चीजें निकल के आने वाली हैं। ठीक है, फिर हम भारतीय लोग हैं, हम गए दुकान पे, उसने कहा 1,500 रुपए, हमने कहा नहीं भाई ये तो बहुत महंगा है, कुछ तो कम करो, हमेशा तुम्हारे यहां से ले जाते हैं, और हमारे मामा जी ने तुम्हारी दुकान का रेफरेंस दिया, हमारे दोस्त ने बताया कि वहां से लेना, वो भैया बहुत अच्छे हैं। भले आप पहली बार आए, आपके मामा चाचा दोस्त कभी आए नहीं हो, लेकिन हम भारतीय हैं, और कुछ हमारे अंदर अच्छा हो ना हो, बार्गेनिंग की जो स्किल है, मोलभाव करने की जो स्किल है, वो हमारी ब्लड में है ना, उसका तो कोई तोड़ नहीं है। तो आपने दुकानदार को कन्विंस कर लिया, दुकानदार ने कहा चलो ठीक है भाई, तुम 1,300 रुपए में ले जाओ। कितने में ले जाओ? 1,300 रुपए में ले जाओ। तो जो पानी की बोतल 1,000 रुपए की बनी, कंपनी ने उसकी एमआरपी 1,500 रुपए डाली, और आपने अपनी कला और शक्ति का प्रदर्शन करके उसको 1,300 रुपए में लेकर आए। अब इस बीच में दो घटनाएं यहां पर हुई हैं। पहला,
पहला कि कभी भी ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में ही प्रॉफिट या लॉस होता है, और सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस के बीच में ही डिस्काउंट पाया जाता है, छूट पाई जाती है। यहां दो चीजें कैलकुलेट होंगी। जब भी डिस्काउंट की बात आएगी तो आपको मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस को याद रखना है, और जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात आएगी तो आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का याद रखना है। तो पहला सवाल यह कि आपने कितने का डिस्काउंट लिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? आपने कितने का डिस्काउंट लिया, तो सुनना, इसको अब मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं। आपने यहां पर 200 रुपए का डिस्काउंट लिया, और डिस्काउंट किस पर लिया? 1500 पर। तो 200 रुपए का डिस्काउंट आपने 1500 पर लिया, मल्टीप्लाई बाय आपने 100 कर दिया। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 जीरो से आपके 2 जीरो गए, 15 से ही चलो डायरेक्ट उड़ाते हैं। तो 15 एकम 15 बचेगा आपका, 5 और 0, 15 तिया 45 बचेगा फिर, यानी आया 13 सही 1/3% की आपने यहां पे छूट ले ली, आपने यहां पे डिस्काउंट ले लिया। ठीक है, फिर मेरा सवाल यह है कि दुकानदार ने कितना कमाया। दुकानदार ने कितना कमाया, तो यहां पे प्रॉफिट या लॉस होगा। भाई 1000 से ज्यादा की चीज है तो प्रॉफिट, 1000 से कम की चीज है तो वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो यहां पे 1000 से ज्यादा का है, इट मींस 300 रुपए का यहां पर क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट, अब देखो, प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस पे। डिस्काउंट के लिए हमेशा नीचे क्या रखते हैं? मार्क्ड प्राइस। लेकिन ध्यान रखना कि प्रॉफिट या लॉस के लिए नीचे हमेशा क्या रखेंगे? कॉस्ट प्राइस। तो 1000 पर 300 कमाया ना, मतलब कितने का प्रॉफिट कमाया है? तो उसने 30% का प्रॉफिट कमाया, 30% का लाभ कमाया। बात समझ में आई इतनी या नहीं आई? क्लियर है? तो आप ध्यान रखिएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो अंतर होता है वही प्रॉफिट या लॉस होता है। प्रॉफिट या लॉस आप इसी को स्कूल में कैसे सिखाते थे कि लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये ऐसे सूत्र रटवाए जाते थे। रटने की जरूरत नहीं है, जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाएगा, अनटिल एंड अनलेस कि आपको सेलिंग प्राइस बोला ना जाए। कभी कभी ऐसी स्थिति भी बनेगी कि आपसे कहेंगे सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करो। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, इसलिए उसके बारे में आपको बता नहीं रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना कि सेलिंग प्राइस पर भी कैलकुलेशंस होते हैं, वो आगे मैं सिखाऊंगा। अभी आप उसकी चिंता मत करना, अभी जो बोल रहा हूं वो समझना। प्रॉफिट या लॉस इन दोनों के घर की बात है, और कैलकुलेट हमेशा 1000 से होगा। भाई 1000 की चीज 1300 में बिकी ना, अल्टीमेटली 1000 के बदले 1300 रुपए आए ना, तो 300 रुपए का मार्जिन हुआ 1000 पर। लेकिन 1500 रुपए की चीज तुम 1300 में लेकर आ गए, यानी तुमने 200 रुपए बचाए। किस पे बचाए? 1500 पर। तो मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, और प्रॉफिट या लॉस आपका कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होगा। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, बाकी डिस्काउंट चैप्टर पढ़ेंगे। डिस्काउंट छूट को ही बट्टा कहा जाता है ना, बट्टा भी इसी का नाम है जो हम जानते हैं। और आप जब मॉल्स में फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या इस प्रकार की एप्लीकेशंस पे जाते हैं तो उसमें लिखा आता है 20% ऑफ, 20% ऑफ। तो ऑफ भी डिस्काउंट ही होता है। और एक और डिस्काउंट आपको बहुत अच्छा सिखाऊंगा जो आप में से लगभग आधे लोगों के लिए नया होगा, और वो डिस्काउंट ऐसा होता है, आपने पता नहीं देखा कि नहीं, अभी दिवाली पे देखना चालू होने वाला है काम, 20% प्लस 30% ऑफ। आप कहोगे भाई ये क्या गजब का डिस्काउंट है, 50% का डिस्काउंट, पर एक्चुअल में 50 होता नहीं है। ठीक है, कितना होता है मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, सब चीजें बहुत अच्छे से सीखेंगे, और ये चैप्टर अपनी डे टू डे लाइफ में भी काम आएगा। कोई पूछ रहा है लॉस कब होगा? यार आपको मैंने अभी शुद्ध हिंदी में बोल के बताया कि 1000 रुपए की चीज बनी है। अब 1000 रुपए की चीज के बदले तुम्हें 1300 रुपए मिल गए तो प्रॉफिट है, और 1000 रुपए के बदले अगर तुमने 900 रुपए में ही दुकान वाला बेच पाया तो उसको नुकसान हो जाएगा ना। ठीक है, हमारी जब माताएं बहनें जाती हैं साड़ी खरीदने, सूट खरीदने या कोई भी चीज खरीदने, तो दुकानदार की हालत टाइट हो जाती है ना, पसीना पसीना कर देते हैं, इतना गजब का मोल भाव करते हैं। आपको भी पता है, सब्जी खरीदने भेजो, फोड़ डालते हैं लोगों को,
ठीक है, तो महिलाओं में वो सुपर पावर है कि वो 1000 की चीज 900 में ला सकती हैं। आप और हम 1000 की चीज 1300, 1200, 1100 या 1000 के 1000 में लाएंगे। उनके अंदर तो जो जादुई ताकत है कि 1000 की चीज भी वो कितने की ले आएंगे, 900 की। चालू ही ऐसे होते हैं ना, ठीक है ना। दुकानदार, उनके पास जो स्किल्स है भाई, वो तो सीखने योग्य है। मैं आज भी बहुत सीखता हूं। तो अगर दुकानदार कहेगा 1000 रुपए की भाभी जी लागत है, आपके लिए 1200, तो भाभी जी कहेंगी भैया 500 में दे रहे हो तो दो। दुकानदार बोलेगा मैं मर जाऊंगा, मेरी दुकान बंद हो जाएगी, 1000 में तो मैं लाया और ईमानदारी से बता रहा हूं, है ना। तो फिर आखिरी में जो भी होता हो वो आप सबको पता है, और नहीं पता है तो किसी दिन जाइए अपनी सिस्टर के साथ, अपनी मम्मी के साथ, और वो कला सीखिए। उसका तोड़ नहीं है भाई, है ना। उनको ये सब नहीं पता ये सब क्या होता है, ये सब किताबी ज्ञान है। उन्हें रिजल्ट से मतलब है ना। उन्हें बस काम होना चाहिए, ठीक है। और बहुत लंबी फिर कॉन्वर्सेशन है, कभी उस पर बात करेंगे। और सब्जी लेते समय आपने देखा ही है ना, इंडिया में कल्चर है, विदेशी जब यहां आते हैं ना तो वो सोचते हैं यार ये क्या चल रहा है यहां पर। कभी वो सब्जी बाजार में पहुंच जाए तो पता चल रहा है लोग धनिया उठा रहे हैं, 4 मिर्ची उठा रहे हैं, एक नींबू उठा लेते हैं। ये क्या ट्रेडिंग और ये कौन सा सिस्टम है। फिर उनको समझाया जाता है कि जब दुकानदार पैसा कम नहीं करता है, या जब व्यक्ति को लगता है कि मुझे अभी भी वो किक नहीं मिल रही है, तो वो कुछ भी उठा लेता है। तो अगर 50 रुपए की सब्जी खरीदी है तो बोलेगा नहीं, एक टमाटर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, एक नींबू तो देना ही पड़ेगा, 4 मिर्ची तो डालनी ही पड़ेगी, या धनिया तो देनी ही पड़ेगी, है ना। गोलगप्पे में तुम पपड़ी नहीं छोड़ते हो आखिरी की, है ना। और एक नहीं, दो नहीं, वो भी हम अपना अधिकार मानते हैं। तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुकानदार हर मामले में समझदार होते हैं, वो सब वसूल कर लेते हैं। चलिए, उम्मीद है तीनों बातें आपको समझ में आई। ये आपको समझ में आया कि जब भी प्रॉफिट या लॉस होगा ये है। थोड़ा सा आपको रेशो के बारे में और बता देता हूं, क्योंकि रेशो को हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे यहां पर। तो जैसे हमने कोई भी चीज को 20% प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है। अभी मैं प्रॉफिट से आपको बता रहा हूं कि अगर मैं किसी चीज को 20% प्रॉफिट पर बेच रहा हूं, 20% के लाभ पर बेच रहा हूं, तो क्या क्या चीजें बन सकती हैं, क्या क्या स्थितियां इकट्ठी हो सकती हैं, उसको आप ध्यान से सुनना। पहली चीज ये, पहला ये होगा कि हर चीज 100% होती है। 20% का प्रॉफिट हुआ, इट मींस वो कितना बनेगी, वो 120% बनेगी। पहली बात, है ना, ये हो गया। दूसरी चीज ये हो सकती है, और अगर इसी को चलो मैं आपको साइड बाय साइड कैलकुलेट भी करना सिखा देता हूं, इसको भी आप देखते जाना। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है जो 45,000 की है, 45,000 की है, तो ये उसका कॉस्ट प्राइस है, और मैं चाहता हूं कि उसको 20% प्रॉफिट पर बेचूं। कितने पर बेचूं? 20% प्रॉफिट पर बेचूं। सो व्हाट विल बी इट्स सेलिंग प्राइस, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत तरीके हो सकते हैं इन प्रश्नों को सॉल्व करने के, ठीक है। करेक्ट। तो आप एक चीज समझना, 20% प्रॉफिट है, सो नंबर 1 वे इज कि 45,000 पर मैं 20% का प्रॉफिट लेना चाहता हूं। तो देखो, इसमें भी दो तरीके हैं। पहला तरीका कि मैं इसका 20% निकालूं। भाई 45,000 पर मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए ना, तो मैं 45,000 का 20% निकालूं। 45,000 का जब मैं 20% निकालूंगा तो ये आएगा 9,000। तो मैं 45,000 में 9,000 जोड़ दूंगा, यानी वो चीज कितने में जाएगी, वो चीज 54,000 में जाएगी। तरीका नंबर 2, ध्यान से देखते जाना। और ये परसेंटेज की चीजें सिखा रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस जैसा कुछ नहीं है यहां पर, सब परसेंटेज की दुनिया हम यहां पे लगा रहे हैं। दूसरा तरीका कि 45,000 की चीज है और मैं उसे डायरेक्ट, भाई 20% निकाल के जोड़ना ही है, तो कवि को यहां पे ये तकलीफ हो रही है कि डायरेक्ट 120 ही निकाल दो ना। जब 20% निकाल के प्लस ही करना है तो डायरेक्ट 120 निकाल दो। तो डायरेक्ट जब 120 निकालोगे तो आपका आंसर डायरेक्ट 54,000 आ जाएगा। समझ में आया? क्योंकि मुझे 100, भाई 45,000 अपने आप में 100% है, उसी का 20% निकाल के उसी को चिपकाना है, वापस उसी को देना है, तो उसी का 120% निकाल दो, उसी का 120% निकाल दो, तो आप उससे भी आंसर आ जाएगा। नाउ तरीका नंबर 3, इसको ध्यान से सुनना, और यह है आपका रेशो, अनुपात। अनुपात से कैसे करूं मैं? तो 20% का मतलब होता है 1/5।
इसको मैं यहां लिखता हूं, 20% का मतलब होता है 1/5। और यहां पर ध्यान रखना कि जब भी यहां भिन्न आएगा तो जो नीचे है वो कॉस्ट प्राइस और जो ऊपर है, अगर प्रॉफिट है तो प्लस और अगर लॉस है तो माइनस। अगर प्रॉफिट है तो प्लस कर देना, लॉस है तो क्या कर देना, माइनस कर देना। कैसे? यहां पे मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपको अनुपात बनाकर दिखाता हूं। क्रय मूल्य हमेशा 5 माना जाएगा। अगर 20% का प्रॉफिट है, 20% का लाभ है, यानी 5 पर मैं 1 का लाभ ले रहा हूं, यानी 5 रुपए की चीज कितने में जा रही है, 6 में जा रही है। ठीक है ना? अगर उल्टा कर दें, यही प्रश्न अगर लॉस में होता कि भाई 20% का नुकसान हो रहा है, तो 5 पर 1 का नुकसान होता, यानी उनका रेशो क्या बनता, 5:4। तो यहां पे हम परसेंटेज और रेशो दोनों को यूज करते रहेंगे, यह ध्यान रखिएगा। अब इसी प्रश्न को मैं आपको रेशो से करके बताता हूं, मेथड नंबर 3, कि अगर मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 20% यानी 1/5, 5 पर 1 का प्रॉफिट, 5 पर 1 का प्रॉफिट यानी 5 की चीज में 6 में बेचूंगा। अब मुझे पता है कि जो 45,000 है ये तो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। तो हमने अनुपात में सीखा है कि क्रय मूल्य में क्रय मूल्य का भाग देंगे और गुणा किसका करेंगे, जो पूछा है विक्रय मूल्य का। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, सो अगेन यू विल गेट द सेम आंसर विच इज 54,000, 54,000। क्लियर? तीनों बातें समझ में आई? सो नंबर 1, 45,000 का 20% निकाल कर उसी को ऐड कर दो, उसी में जोड़ दो। नंबर 2, 120% निकाल दो। नंबर 3, रेशो में कन्वर्ट कर लो, 5:6। अगर ये 5 है तो 6 की वैल्यू क्या होगी, और ये तो आपने खूब सीखा है, परसेंटेज हो, रेशो हो, मिक्सचर हो, हर जगह हम रेशो और परसेंटेज को यूज करते ही रहे, यहां भी वही चलेगा। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, वहां भी वही, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, वहां भी वही, यही यही चलता रहेगा भाई। क्लियर? बोलिए, कौनो दिक्कत परेशानी? ठीक है। और आगे हम कई चीजें यूज करेंगे, जैसे इसमें एक और चीज होती है, मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं इसका, कि हम यहां पे एक चौथा तरीका भी लगाएंगे कि हमें पता है, मतलब रेशो से ही निकलेगा ये, हमें पता है कि 20% का मतलब क्या होता है, 5 पर 1 का प्रॉफिट। तो आप इसको ऐसे लिखने की भी आदत बनाओ कि मुझे 5 पर 1 का प्रॉफिट लेना है, यानी 5 की चीज 6 में बेचना है। 5 पर 1 का प्रॉफिट लेना है यानी 5 की चीज 6 में बेचना है। तो उससे भी आपको आंसर तो वही मिलेगा, लेकिन लिखने का यह तरीका भी आप ध्यान रखिएगा, है ना? तो हमने इसमें क्या सीखा कि अगर कॉस्ट प्राइस में 5 की चीज में 6 में बेचूंगा तो मुझे जो आंसर मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। यहां पे डिजिटल सम भी लगेगा, सब खूब आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, किसी घड़ी का विक्रय मूल्य इतना है, लाभ इतना है, विक्रय मूल्य 800 हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा? पहला क्वेश्चन ही धुआंधार है भाई। देखो 10%, अब मैं आपको पहला तरीका बताता हूं। यहां पे कई लोग क्या गलती कर सकते हैं, आपके दिमाग में क्या आ सकता है, वो पहले ही मैं क्लियर कर रहा हूं, ये गलती मत करना। देखो पहली बात तो ये कि ये क्रय मूल्य नहीं है, ये विक्रय मूल्य है, ये सेलिंग प्राइस है। 1056 में बेच चुके हैं और 10% का प्रॉफिट ले चुके हैं। तो पहला आपके मन में जो खतरनाक लॉजिक आएगा वो ये कि सर 1056 का 10% निकाल के इसी में से घटा दें क्या? ऐसा कभी मत करना, यह हमेशा गलत होगा। 1056 के अंदर 10% का प्रॉफिट इंक्लूड है, मुझे लगता है कि यह आपको क्लियर होगा, है ना? लेकिन ध्यान रखना कि आप 10% निकालकर अगर घटा दोगे तो उससे कभी आंसर नहीं आएगा। उसका तरीका हमेशा यह रहेगा कि हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है, आपने 10% का प्रॉफिट लिया होगा तभी उसकी वैल्यू इतनी आई है। इट मींस जो 1056 दिख रहा है वो अपने आप में 110% है। भाई बात समझो, मैंने आपको अभी तक जो भी प्रैक्टिस कराई वो क्रय मूल्य की थी, इसमें 1056 विक्रय मूल्य है ना, सेलिंग प्राइस है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये अपने आप में 110% है। 1056 अगर 110% है
तो 100% क्या, 100% का मतलब क्या हो जाएगा कि क्रय मूल्य क्या, उसका कॉस्ट प्राइस क्या, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑलवेज 100% होता है, हमेशा 10% होता है। ये बात आप समझ गए, है ना जी। तो इस पर आते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो से आपका जीरो गया, 11 से कैंसिल करा, 11 इंटू 6 66, है ना, और सॉरी 11 इंटू 9 99 और 11 इंटू 6 66, यानी वो चीज कितने की है, 960 की है। 960 रुपए की चीज तुम कितने में बेच रहे थे, 1056 में, इसीलिए तो तुम्हें 10% का प्रॉफिट हो रहा था। अब वो ये बोल रहे हैं कि अगर इस चीज को 800 में बेचा जाए, 960 की चीज को अगर 800 में बेचोगे तो नुकसान होगा ना यार। 960 रुपए की चीज को तुम कम में बेच रहे हो, लॉस होगा, ये तो दिखती बात है। तो कितने का लॉस हो गया, अब वो बोल रहे हैं कि अगर 960 रुपए की चीज मैं 800 में बेचूं तो बताओ मुझे कितने का नुकसान होगा। तो 960 की चीज को 800 में बेचोगे तो भाई तुम्हें 160 रुपए का लॉस हो जाएगा, तुम कम में बेच रहे हो। और प्रॉफिट हो या लॉस, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रखते हैं। 960 पर तुम 160 का नुकसान कमा रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको पता है कि 16 से कटेगा 6 बार, और 100 में 6 का भाग देने का मतलब है 16 6 6 का, सीधा सीधा नुकसान। ऑप्शन बी आपका आंसर है। क्लियर हुआ क्या? ठीक है। आप यही कैलकुलेशन, ये ऊपर ऊपर का कैलकुलेशन आप ऐसे भी कर सकते थे कि आपको पता है कि सर 10% का मतलब होता है 1/10, 10 पर एक जुड़ेगा। तो मतलब भैया कि अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मैं रेशियो निकालूं तो ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 11। समझ में आ रहा है? मैं इसी 960 को निकाल रहा हूं। अब आपको पता है कि इस बार क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, जो 1056 है ये विक्रय मूल्य है। तो मैं 11 का भाग दूंगा, 10 का गुणा करूंगा, तो मुझे मिलेगा कि अच्छा वो चीज कितने की है, वो चीज 960 की है, 960 की है। कोई तकलीफ? ठीक है जी। ठीक है, दोनों बातें सेम है। 100 में 10 का लाभ हुआ है, तो ये आप जब तक ये नहीं समझोगे ना कि क्या क्रय मूल्य है क्या विक्रय मूल्य, तब तक तुम परेशान रहोगे। इसलिए शब्दों पे ध्यान दो। इसके अंदर 10% का लाभ इंक्लूड है, मतलब ये अपने आप में 110% है। ऐसे ही करना है, तो ये 110 है तो 100 कितना, तो ये आ गया। मतलब वो चीज 960 की थी, अब वो बोल रहे हैं कि उसको 800 में बेचो, तो भाई 160 का नुकसान करके बेचना पड़ रहा है। नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखेंगे, मल्टीप्लाई वैसा अनुपात से करना है कि 10%, 10 पर एक, क्योंकि प्रॉफिट है तो जुड़ेगा, तो 10 में एक जुड़ेगा, यानी 10 से हो जाएगा 11, 1056। और ये विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य का भाग देंगे, क्रय मूल्य का गुणा करेंगे, तो ये उसका क्रय मूल्य आया। बाकी चीज तो वही है कि 960 की चीज को 800 में बेचना है। और एक चीज बताऊं कि आपको जगह नहीं है, मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूं क्योंकि हम इसको भी कई बार यूज करेंगे, तो ये भी थोड़ा सा सुन लेना। तीसरी चीज इसमें आप एक काम और क्या कर सकते थे, कंफ्यूज अगर हो भी रहे हो तो रिवीजन करना, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, डरना मत ज्यादा। तीसरी बात यह है कि भाई अब मुझे पता चल गया कि 960 रुपए की चीज है और मैं इसको कितने में बेच रहा हूं, मैं इसको 800 में बेच रहा हूं। अगर 960 की चीज को मैं 800 में बेच रहा हूं तो मैं इसको रेशो से भी निकाल सकता हूं। देखो कैसे, 16 से दोनों कट जाएंगे, तो 16 इंटू 6 96 और 16 इंटू 5 80, यानी मैं 6 रुपए की चीज 5 में बेच रहा हूं। 1 रुपए का नुकसान होगा 6 पर, और 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 6 6। ऐसे भी कर सकते हैं। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। 960 की चीज 800 में बेचना पड़ रहा है, यानी 6:6:5, 160 से दोनों कट गए, एक का नुकसान 6 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 16 6 6, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 16.66। अब समझ में आ गया ओवरऑल? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखिए बहुत प्रेम पूर्वक। ₹160 कहां से आया रे तुम यार, गधों को क्यों हमेशा टक्कर देने पे तुले रहते हो, मतलब क्या क्या बात करते हो। 960 की चीज 800 में बेचा,
अब क्या तुम्हें यह भी बताऊं गधों जैसा सॉल्व करके कि इसमें से घटाओगे तो 160 आएगा? कभी तो ऐसा प्रमाण दे दो कि मुझे लगे कि हाँ भाई तुम अब गधों को टक्कर देना बंद कर चुके हो। खतरनाक लोग हो यार। कुछ ऐसी चीज पूछो जो बताने में मजा आए। चलो अगला क्वेश्चन करो। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। राम मोहन को एक सूटकेस 20% लाभ पर बेचता है। मोहन इसे श्याम को 40% लाभ पर बेचता है। श्याम इसके लिए 1430 का भुगतान करता है। राम ने कितने में खरीदा? इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर वाले क्वेश्चन। एक व्यक्ति से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, ट्रांसफरेबल जो क्वेश्चंस होते हैं ना, हम उनकी बात यहां पर कर रहे हैं। पढ़ लिया आपने सवाल अच्छे से? रेशो से अच्छा रहेगा या 100 मानकर? डिपेंड्स क्वेश्चन कैसा है ना। आप फ्लेक्सिबल रहिए, हर चीज के लिए तैयार रहिए। कभी 100 से अच्छा रहेगा, कभी रेशो से अच्छा रहेगा, इसलिए डिपेंड्स कि क्वेश्चन कैसा है। देखो कई लोग ये डिमांड करते हैं कि ये चैप्टर पहले करवा दो, वो चैप्टर पहले करवा दो। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास संपूर्ण मैथ्स का कोर्स रिकॉर्डेड उपलब्ध है। आपको अगर कोई चैप्टर जल्दी पढ़ना है तो आप रिकॉर्डेड पढ़िए, है ना। बाकी हम सीक्वेंस में ही चल पाएंगे क्योंकि हर चीज कनेक्टेड है, इसलिए हम जल्दी नहीं कर पाएंगे। चलिए, राम ने मोहन को एक सूटकेस बेचा, मोहन ने श्याम को बेचा, श्याम ने इतने में खरीदा। तो भैया राम से चीज गई मोहन के पास और मोहन से गई किसके पास? श्याम के पास। तो अब समझना, राम ने कितने में खरीदा? तो मुझे तो नहीं पता राम ने कितने में खरीदा, लेकिन राम ने कितने परसेंट का प्रॉफिट लिया है? 20% का। लिखने का तरीका सीखना। 20% का प्रॉफिट लिया है, यानी जितने का भी था उसके 120% पे उसने किसको बेचा? मोहन को। मोहन भाई ने 40% का प्रॉफिट लिया, यानी उसने 140% पे किसको बेचा? श्याम को। और अंततः श्याम को कितने का मिला? 1430 का। पहला तरीका यह हुआ। समझ में आया? राम के पास कितने का था नहीं पता, 20% प्रॉफिट पे नेक्स्ट पर्सन को ट्रांसफर करा यानी 120% पर, फिर 40% प्रॉफिट पे नेक्स्ट को ट्रांसफर करा यानी 140% पर। एक और तरीका हो सकता है, 20% का मतलब होता है 1/5, 40% का मतलब होता है 2/5। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि भाई पहले 20% का लाभ हुआ यानी 5 की चीज 1 का प्रॉफिट लेकर यानी 5 से 6 पर गई। फिर 5 से 2 का प्रॉफिट हुआ तो उसके आगे 5 पर 2 का प्रॉफिट यानी 7 पे गया, और कुल मिलाकर कितने में बेचा? तो कुल मिलाकर 1430 में बेचा, 1430 में बेचा। क्लियर है? तो और अगर आप इन चीजों को काटोगे ना, 20 से कटेगा 6 बार, 5 बार, 7 बार, 5 बार, तो बात वही की वही आएगी। अब आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है। तो ये x है, 1430 है, 5 और 5 25 ऊपर जाएगा, और 7 और 6 42 नीचे आ जाएगा। इसको काटा पीटी करेंगे तो आपको आपके उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि हमने लिखा कैसे है और क्यों है। हाँ, x की जगह 100 नहीं मान सकते, 100 नहीं मानेंगे। ठीक है, मुझे ये तो नहीं पता कि क्या आंसर आएगा, लेकिन चारों ऑप्शन को देख के पता है कि ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, आंसर दशमलव में आएगा, और यहां दशमलव में एकमात्र ऑप्शन है, इसलिए मैं तुक्का मार सकता हूं। आंसर डेसिमल में ही आएगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि 42 से पूरा पूरा कटेगा नहीं, और नहीं कटेगा तो आंसर दशमलव में आएगा, इसलिए सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऑप्शन में 2-2 दशमलव वाले होते तो फिर भाई सॉल्व करना पड़ता। बाकी आप काटापीटी करके देख लेना, आंसर सेम आएगा। डिजिटल सम नहीं लगेगा क्योंकि दशमलव आगे भी कंटिन्यू जाएगा, तो डिजिटल सम आप नहीं लगा पाएंगे। पढ़िए अगले सवाल को। 60 कुर्सियां 24,560 में खरीदी, 20% का लाभ अर्जित करा,
कितनी कुर्सियां 24,560 में बेची जानी चाहिए? ठीक है, इसका मैं आपको बहुत मजेदार तरीका बताऊंगा। आपके लिए थोड़ा सा नया रहेगा, आप बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, लेकिन सीख जाओगे धीरे धीरे। भाई इसने कहा कि हमने 60 कुर्सियां इतने में खरीदी और 20% का लाभ लेना है, तो इतने में कितनी कुर्सियां बेचें? तो मैं आपको बताऊं, रुपए की जरूरत ही नहीं है। और मैं आपको इस चैप्टर से एक नई चीज सिखाऊंगा कि अगर प्रश्न परसेंटेज में है और ऑप्शन भी परसेंटेज में है, तो हम बहुत बार रुपए को यूज नहीं करेंगे। रुपए का कोई काम ही नहीं है, सारी चीजें परसेंटेज में, सारी ऑप्शन भी परसेंटेज में, तो अक्सर हम रुपए का यूज नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान रखना, इस लाइन को मैं कई बार कहूंगा इस चैप्टर में। तो आपसे कहा गया है कि 60 कुर्सियां बेचना है और कुछ ऐसा चमत्कार करो महाराज कि इसी में 20% का प्रॉफिट हो जाए। यानी 60 कुर्सियों में ही मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो मैं कितनी कुर्सियां बेचूं? तो 60 कुर्सियों को बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो जाए, मतलब ये अपने आप में 120% बन जाए, तो भैया 50 कुर्सियां बेचो। लाओ 60 कुर्सी और उतने ही रुपए में 50 कुर्सी बेचो, तुम्हें 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। समझे? हम्म। क्लियर है भाई? ठीक, चलो। नहीं समझ में आया चिंता मत करना, आगे और देखेंगे, अभी घबराओ मत, अभी तो शुरुआत है। राजन ने एक वस्तु को श्याम को 20% के लाभ पर, श्याम ने 10% हानि पर, मोहन ने रतन को 12.5% के लाभ पर, रतन ने वस्तु को इतने में खरीदा, राजन ने कितने में? अभी जस्ट जो आपको ट्रांसफर वाला बताया था ना, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा, वो वाला है। और आप सब लोग अगर परसेंटेज पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में कोई भी ऐसा है जिसने परसेंटेज और रेशो नहीं पढ़ा है, तो एटलीस्ट इनकी शुरुआत की एक दो क्लासेस आप पढ़ लीजिए। परसेंटेज में, परसेंटेज का मैंने चार्ट आपको बना के सिखाया था कि 12.5% का मतलब 1/8 होता है। तो ये परसेंटेज की चीजें हम यहां पे यूज करेंगे। तो अब यहां ये मत पूछना कि ये क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज में बहुत डिटेल्ड पढ़ चुके हो, है ना। तो रेशो परसेंटेज नहीं पढ़ा है, शुरुआत की एटलीस्ट एक दो क्लासेस पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और पढ़ना पड़ेगा। चलिए भाई, राजन ने श्याम को 20% लाभ पर ट्रांसफर करा। मुझे बताइए कि 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 पर 1 का प्रॉफिट हुआ तो 6/5, आप 120/100 भी लिख सकते हो। फिर श्याम ने मोहन को 10% की हानि पर बेचा। 10% की हानि मतलब 10 पर 1 का नुकसान होगा, 10 पर 1 का नुकसान, यानी 10 की चीज 9 में। फिर मोहन ने रतन को 12.5% के लाभ पर बेचा। 12.5% के लाभ का मतलब होता है 1/8, 8 पर 1 का प्रॉफिट। तो 8 पर 1 का प्रॉफिट यानी क्या हो जाएगा कि 8 पर 1 का प्रॉफिट यानी क्या हो जाएगा, 9। प्रॉफिट है तो प्लस, लाभ है तो, हानि है तो माइनस। और अंततः वो कितने में गया, 1215 में। समझ में आ रही है बात? 5 पर 1 का प्रॉफिट 5 से 6, 10 पर 1 का नुकसान 10 में से 1 गया 9, और 12.5% यानी 8 पर 1 का प्रॉफिट 8 से हो गया 9। अब इसको काटापीटी करो और आंसर बताओ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक्स यहीं रहेगा, 1215 भी इधर ही रहेगा, और ये सब पलट जाएंगे, ये तीनों ऊपर। तो 8 × 5 40 और 10, 400 ऊपर चला जाएगा, 9 और 9 81 और 6, 6 और 81 इधर आ जाएगा। समझ में आया? 8 × 5 40 × 10 400, ये ऊपर गया, 9 9 81 और 6 नीचे आ गया। काटापीटी करोगे तो कमेंट सेक्शन भर गया है, इसलिए मैं चुपके से देख लिया कि आंसर 1000 आएगा। ठीक है,
परसेंटेज पढ़ो, सब समझ में आएगा। 120 नीचे क्यों, 100 ऊपर क्यों, परसेंटेज का मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, परसेंटेज पढ़ के आओ, बहस मत करो यहां पर। पढ़ते कुछ हो नहीं और बकवास खूब करते हो फिर तुम लोग। रेशो परसेंटेज आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस चैप्टर को मत पढ़िए, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, मान लो मेरी बात, मत परेशान हो, अपने आप को मत इतना समझदार समझो, सीख लो पहले चीजों को, ठीक है। चलो आगे। क्वेश्चन 2 में राम मोहन श्याम का रेशो बन सकता है विक्रम, बन सकता है पर कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, मतलब बिल्कुल बनेगा पर क्यों करना है, टाइम वेस्ट ज्यादा होगा आपका, इसलिए मत करिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत आसान। शुभम ने मीशो से 500 में किताब खरीदी, पैकेजिंग के लिए 25, किताब की डिलीवरी 50 का अतिरिक्त शुल्क लिया गया, 16% लाभ कमाने के लिए शुभम को किताब कितने में बेचना चाहिए। तो भाई जब भी कोई एडिशनल खर्चा आएगा ना, 500 रुपए की तो किताब है, 25 बेचारे ने पैकिंग का, 50 उसने डिलीवरी का चार्ज दिया, मतलब वो किताब उसको कितने में पड़ गई, 575 की। तो वो 16% का लाभ तो इस पे लेगा ना, क्योंकि इतना पैसा तो उसकी जेब से लग गया। तो अगर उसे 16% का प्रॉफिट लेना है तो वो क्या करे, वो इसको 116% पर बेच दे, यानी 116/100 पर बेच दे, है ना, इसको 116% पर बेचना है। आप बोलोगे सर रेशो से बताओ, तो 16% का रेशो बना लो। 16% का रेशो क्या बनेगा, 4/25, यानी 25 पर 4 का प्रॉफिट। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि 25 पर 4 का प्रॉफिट यानी 25 से 29, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना। 116/100 लिख लो या 29/25 लिख लो, जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो। मैं यहां पर यह कोशिश करता हूं कि यहां पे डिजिटल सम लग जाएगा क्या, तो वो लगा के देख लेते हैं। 6 और 6 12 और 7 हो जाएगा आपका 19, 19 मतलब क्या आ जाएगा 1। यहां पे देखें तो 8 और 7 15 और 3 18, 18 का मतलब होता है 9, 6 2 8 और 1 भी कितना होता है 9, और 5 और 4 9 गया तो बचा कितना 8। दो ऑप्शन में 9 आ रहा है, तो हम पहले ये चेक करते हैं कि इसका डिजिटल सम क्या हो सकता है। तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा मुझे लगेगा कि अगर इसको 116/100 रहने दूं तो डिजिटल सम जल्दी हो जाएगा, है ना। तो 5 और 5 10 और 7 17, 17 का मतलब होता है 8, 6 7 और 8, 8 और 8 होता है 64, 64 मतलब 10, 10 मतलब 1। बहुत बहुत बधाई, आपका आंसर आ गया 667। तो यहां पे डिजिटल सम लग गया है तो बढ़िया बात है ना। अगर 9 आ जाता ना तो फिर मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ता, पर 9 नहीं आया, इसलिए थोड़ा सा हो गया। अदरवाइज फिर गुणा कर लो, या वही 4 से कटेगा 29 बार, 4 से कटेगा 25 बार, 25 से काटोगे गुणा करोगे, आंसर तो तब भी आएगा। क्लियर। चलें और आगे। अब कई लोग कहेंगे डिजिटल सम कहां से हो गया, वो भी पढ़ाया है भाई। दिक्कत यही है कि तुम सीक्वेंस से चलते आते नहीं हो, फिर परेशान खूब करते हो। रेशो पढ़ो, परसेंटेज पढ़ो, डिजिटल सम पढ़ो, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो, और इन सबके पहले कैलकुलेशंस की वीडियोस भी देखो। आपको 8 से 9 कैलकुलेशंस के वीडियोस देखना है, रेशो पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, डिजिटल सम पढ़ना है, तब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। फिर कहीं दिक्कत आए तो मुझे बोल देना। अब ये सब तुम्हें पता ही नहीं, आप लिखे खुदा वाचे वाली स्थिति और डायरेक्ट यहां कूद गए, फिर परेशान करते हो, ये कहां से आया, वो कहां से आया, ये गुणा कैसे। ज्ञान पहले अर्जित करो, सीक्वेंस से चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूनिट डिजिट से भी हो रहा है क्या, मैंने ध्यान नहीं दिया। यूनिट डिजिट से भी हो रहा है क्या, नहीं होगा ना। यूनिट डिजिट में 6 पंजे 30 का 0 होता है, फिर 0 0 काटोगे, यूनिट डिजिट से नहीं कर पाओगे। चलो क्या बोल रहे हैं
एक घड़ी बाजार मूल्य, देखो बाजार मूल्य मतलब एमआरपी, एमआरपी मतलब मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य, एक ही बात है। 7/11 पर बेची जाती है, 20% की हानि होती है। अब देखो बाजार मूल्य के 7/11 पर बेची जाती है, 7/11 का मतलब क्या हो गया, यहां दो चीज आएंगी। देखो जहां पर आपका बाजार मूल्य आ जाएगा मतलब वहां दो चीजें आ जाएंगी, क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य और मार्क्ड प्राइस, है ना। तो हम दो चीजों का रेशो बनाते हैं, एक हो गया मार्क्ड प्राइस और एक हो गया सेलिंग प्राइस। ये बोल रहे हैं बाजार मूल्य के 7/11 पर हम बेच रहे हैं। 7/11 का मतलब यह होगा जो आपने रेशो में सीखा है कि 11 रुपए की चीज को आप मजबूरन कितने में बेच रहे हो, 7 में। बाजार मूल्य के 7/11 पर बेचना यानी 11 रुपए की चीज को तुम कितने में बेच रहे हो, 7 में बेच रहे हो। बात समझ आ रही है ना। अब आगे सुनो, आखिरी में ये क्रय मूल्य भी पूछ रहे हैं, तो अब मैं क्रय मूल्य भी लेकर आने वाला हूं आप लोगों के लिए, वो देखना। तो 20% की हानि होती है, 20% का लॉस होता है। तो भाई कहने का मतलब यह है, अब आपको पता है 11 रुपए की चीज तुम 7 में बेच रहे हो और 7 में बेचने के कारण 20% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस 7 के अंदर 20% का नुकसान है, मतलब यह अपने आप में 80% है। इस 7 रुपए के अंदर 20% का नुकसान हो रहा है, यानी ये जो 7 है ये 80% है। और अगर ये 80% है तो 100% कितना, ये पूरी घटना मैंने यहां पे लिखी है ना, क्योंकि 20% की हानि हो रही है, 20% का लॉस हो रहा है, मतलब वो अपने आप में 80% है। और अगर ये 80% है तो 100% कितना। ठीक है भाई, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप इसको देखोगे तो 20 से कैंसिल होगा 4 बार, 20 से कैंसिल होगा 5 बार। इन्होंने कहा कि मुझे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताओ, तो ठीक है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बता देते हैं। अंकित मूल्य कितना है 11, क्रय मूल्य कितना है 7 × 5 35/4, 35/4। ये 4 इधर चला जाएगा तो 11 × 4 बन जाएगा 44 और 35 का 35। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या आएगा, 44/35, 44/35। क्या बात समझ में आ रही है आप सभी को। 44:35। ठीक है ना। इस 7 में 20% का नुकसान है, मतलब ये 80% है, तो 100 कितना, और क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है। 7 × 5 35/4, क्योंकि इन दोनों का अनुपात बताना था। तो ये तो 11 है और ये आपका सीपी जो है 35/4 है। फिर आपको पता ही है, रेशो में सीखा है कि इधर आ जाता है 44 और 35। दिस इज योर आंसर। चलिए तो आज आपको यहीं विराम देते हैं, एक आसान प्रश्न के साथ आपको होमवर्क में छोड़कर जा रहे हैं। शाम को हम मिलते हैं। कैलकुलेशन की क्लास जरूर देखो भाई, बहुत काम की चीजें हैं कैलकुलेशंस फोल्डर में, और सब आपको अच्छे से दिया हुआ है माय कोर्सेज के अंदर, सब कुछ है सिस्टमेटिक, अच्छे से चेक करो, है ना, सब मिलेगा आपको व्यवस्थित। ठीक है, चलिए आज शाम को एलजेब्रा चैप्टर भी समाप्त होने की पूरी उम्मीद है, तो आज वो खत्म होगा, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हम शुरू करेंगे। तो आज शाम को उसमें मिलते हैं, और आज रात को 8 बजे एनटीपीसी के मेडिकल की जानकारी देने के लिए भी लाइव आऊंगा, तो आप चाहें तो उसमें भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास का कम से कम एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, 2 बार करेंगे तो और अच्छा रहेगा, है ना। रिवीजन करते रहिए, सब बढ़िया बनेगा। थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।